सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी डाल रखा है। वो शॉर्ट्स में भी यही क्वेश्चन था, एक चैलेंज क्वेश्चन की तरह। काफ़ी समय हो गया उसको डाले हुए भी। इसका सल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी टीचर्स इसको क्लास में करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को एक बुक से उठाया है, जो कि ओलंपियाड की बुक है, ठीक है। क्लासिक ओलंपियाड प्रॉब्लम्स है उसमें, तो उधर से उठाया है ये प्रॉब्लम। उधर से काफ़ी टीचर्स इसको उठाते हैं और करवाते हैं, क्योंकि ये जेई के रेलेवेंट है, ठीक है। तो देखो भाई, इसको सॉल्व कैसे करना है ये आप पहले तो पॉज करके ट्राई कर लो, है ना। तो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने से पहले मुझे थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि यार देखो, अगर बैकग्राउंड नहीं मिला ना इसका, तो आपको लगेगा कि ये समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल क्वेश्चन ना। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं इसका, कि कहाँ से ये सवाल शुरू हो जाता है, ठीक है, और कहाँ से इसका ओरिएंटेशन कैसे आती है, कि सोचने में कैसे आते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, एग्जाम्पल करते हैं एक और फिर समझते हैं, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन करा होगा जिसमें ना अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड आपको एक इक्वेशन गिवन है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है और फाइंड क्या करने हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करा, क्या आपने ये सवाल पहली बात तो करा है, ये बताओ। आपने कभी ये सवाल करा है? करा होगा, और ये भी आपने 11वीं की स्टार्टिंग में करा होगा। करते कैसे इस सवाल को, इस सवाल में क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस में हम क्या कहते हैं कि एक्स और बीटा की जगह, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की जगह एक्स को डाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और क्या कह दो कि x इक्वल टू अल्फ़ा कॉमा बीटा इसके रूट्स हैं, और क्या कहो कि अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि भाई ये दो इक्वेशंस हैं, उनको रिड्यूस करके एक इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, ठीक है, कि एक इक्वेशन में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और जैसे ही ट्रांसफॉर्म किया तो अल्फ़ा बीटा मेरे रूट्स हो गए, ठीक है बात। अब सिमिलर आपको यहाँ पर इस सवाल के लिए सोचना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे होना है। अब इसको अप्लाई करने की सोचो इस सवाल में ना, और ये सवाल हो जाएगा। एडवांस्ड प्रॉब्लम ये इसीलिए ही है क्योंकि इसमें सोचना ही मुश्किल था ये, ठीक है। तो अब आपको मेन क्लिक ही पता लग गया कि ये सवाल सॉल्व कैसे होना है। देखो भाई, आप देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं ऑब्जर्वेशन के ओरिएंटेशन बताऊँ कि देखो, टू स्क्वायर टू स्क्वायर टू स्क्वायर ये कॉमन है एक इक्वेशन में। सिमिलरली 4 स्क्वायर भी कॉमन है एक इक्वेशन में। सिमिलरली 6 स्क्वायर भी कॉमन है एक इक्वेशन में। 8 स्क्वायर भी कॉमन है एक इक्वेशन में। क्लियर है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं इन चारों को रिड्यूस करके, हमने पहले क्या करा, 2 को रिड्यूस करा, अब इनमें 4 को रिड्यूस करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, इन चारों को रिड्यूस करा और मैंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब मैं क्या है, इस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर की जगह टी को लिख देता हूँ, ठीक है। टी एक मेरा वेरिएबल है, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में एक्स को रखा था वैसे ही मैंने टी रख दिया, ठीक है। और जो बाकी ये जो है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है। और एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आएगा ऊपर, जैसे ऊपर है ना, सेम है, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया। क्लियर है बात। अब सिमिलरली बाकी पार्ट्स लिखो। बाकी पार्ट्स क्या है इक्वेशन के, वाई स्क्वायर आप देख रहे हो सीधा आ जाएगा। फिर वही सीक्वेंस है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, क्या आ गया, टी।
फिर -3²। सिमिलरली बाकी पार्ट्स लिखो, z² डिवाइडेड बाई t-5² प्लस ओमेगा² या w² डिवाइडेड बाई t-7 इक्वल टू 1। यहाँ पर जो मेरे t इक्वल टू 2², 4², 6², 8², ये मेरे रूट्स हो गए। क्लियर है? ठीक है बात। इतनी बात अगर आपने कर दी, अब ये सवाल बहुत ही सिंपल हो चुका है, बहुत सिंपल। निकालने किस चीज़ की वैल्यू थी ये देख लो, x² y² z² w² का सम। तो सिंपल है भाई, इसी इक्वेशन को रिड्यूस करना है। देखो कैसे करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे। पहली बात तो एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे और जो एलसीएम वाला पार्ट है उसको राइट हैंड साइड ले जाना, ठीक है। इतने 2 स्टेप कर दोगे तो x² वाला पार्ट क्या बना कि x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, t-3², t-5², t-7², ठीक है, प्लस y² के साथ क्या आ गया, t² सॉरी t² नहीं आएगा, t-1², t-5², t-7², ठीक है। एलसीएम ले रहा है मैंने और कुछ नहीं किया, एलसीएम लो। z² के साथ क्या आएगा, t-1², t-3², t-7² प्लस w² के साथ आ जाएगा t-1², t-3² और t-5²। ये इक्वल किसके आएगा, जो मेरे नीचे बना है एलसीएम के, उसको मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो क्या बना, t-1² इंटू t-3² t-5² t-7²। क्लियर है? अब देखो बहुत ही सिंपल बात है, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा देखने का तरीका बता रहा हूँ। हाईएस्ट डिग्री देखो हर एक टर्म की लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर यहाँ पे t है, t है, t है, इन सारी ब्रैकेट्स में से, इन तीनों ब्रैकेट्स में से मैं t को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, t³ है, बनेगी, है ना, t³ बनेगी। और t³ के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x²। सिमिलरली बाकी टर्म्स को देखोगे तो यहाँ की जो t³ वाली टर्म है उसके साथ y² है। सिमिलरली यहाँ पर t³ के साथ z² है और यहाँ पे w² है। तो तुम्हें ये पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे लिखूं तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस w² इंटू t³ प्लस डॉट 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 समथिंग बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है कि भाई हाईएस्ट डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x² है, तो बाकी टर्म्स में भी देख लिया और उनका सबका सम हो रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ की मुझे वैल्यू निकालनी थी। क्लियर है बात? अच्छा, अब राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड में अगर मैं बताऊं तो हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी, देखना बहुत आसान है। t यहाँ से सिलेक्ट कर लो, t यहाँ से, t यहाँ से, t यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे t की पावर 4 बनेगा। तो हाईएस्ट डिग्री क्या बनी, t की पावर 4 माइनस, ठीक है, माइनस लिखो प्लस लिखो, जो मर्ज़ी लिख लो, फ़िलहाल मैं प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। 1 डिग्री कम t³, लेकिन t³ बनेगा कैसे, t³ का कोफिशिएंट कैसे देखोगे, देखो t³ का कोफिशिएंट देखना बहुत आसान है। मान लो पहली 3 ब्रैकेट में से मैंने t सिलेक्ट कर लिया तो लास्ट वाली ब्रैकेट से 7² आ जाएगा माइनस का, है ना। सिमिलरली अगर मैंने मान लो यहाँ से -5² सिलेक्ट कर लिया बाकी सब में से t, तब भी t³ वाली टर्म बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ से -3² बाकी में से t, वैसे ही -1² बाकी में से t। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बनेगा इसका, -1² -3² -5², यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं,
-7² और यहाँ पे आ गया t³ प्लस डॉट 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 समथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इस t³ वाली टर्म को यहाँ लेकर आऊँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना इससे, इस कोफिशिएंट से ये कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, सिंपली। ठीक है, तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ t³ क्या बनेगा उसको लिख देता हूँ मैं। तो कोफिशिएंट ऑफ t³ मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर -1² -3² -5² -7² माइनस का x² प्लस y² प्लस z² प्लस w²। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि देखो मैंने करा क्या है कि यहाँ की टर्म मैं यहाँ ले गया। ठीक है, तो t³ वाली जितनी भी टर्म्स थी वो एक तरफ आ चुकी हैं। ठीक है, और आपको एक बेसिक सा रूल पता है कि जब भी कोई हमारे पास पॉलिनोमियल होती है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन है लेट्स से डिग्री 4 की, तो t⁴, ठीक है, t⁴ माइनस s1 t³ होता है प्लस s2 t² होता है माइनस s3 t प्लस s4 इक्वल टू 0। ये क्या होता है, सम ऑफ 1 रूट एट अ टाइम। ये क्या होता है, सम ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये s1 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, सिमिलरली ये जो दूसरा वाला रूट है उसका होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एंड डॉट 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 जैसे होता है। ठीक है, तो ये इन जनरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिला, मेरे को ये मिला कि ये जो t³ का कोफिशिएंट है ये किसके बराबर है, -s1 के। क्लियर है? ठीक है, तो माइनस को थोड़ा सा वो बैलेंस आउट करो और समझते हैं क्या हुआ है। ठीक है, तो -s के बराबर है, तो हमारे पास s1 की वैल्यू क्या आ गई, 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस 7² प्लस x² प्लस y² प्लस z² प्लस w²। अब बहुत ही आसान है क्योंकि मैंने इस पॉलिनोमियल का जो रूट्स थे वो ये बोले थे, है ना, ये 4 रूट्स हैं इसके, तो इन रूट्स का सम होगा, है ना, s1। तो बस s1 की वैल्यू क्या है, 2² प्लस 4² प्लस 6² प्लस 8²। इन दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया, है ना। तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस w², इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास कि हम क्या करेंगे, इसको इसकी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड, है ना, एंड सिंपली माइनस हो जाएंगे। तो 2² माइनस 1² ग्रुपिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन कम हो। देखो कैसे कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, 6² माइनस 5² प्लस लास्ट का फैक्टर 8² माइनस 7²। ठीक है, अब यहाँ पे तुम बहुत आराम से देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जिनका भी यहाँ पर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनका डिफरेंस 1 का है। तो अगर मैं इधर a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाऊं तो ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। अब क्योंकि मुझे पता है कि a माइनस बी की वैल्यू हर एक फैक्टर के लिए 1 है, तो सिंपली आंसर a प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो देखो भाई, पहले फैक्टर के लिए 2² माइनस 1² के लिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 4² माइनस 3² के लिए क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 7, 6² माइनस 5² के लिए आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5 11, और 8² माइनस 7² के लिए आ जाएगा अपने पास 8 प्लस 7 15। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 36। तो कैलकुलेशन भी रिड्यूस कर ली, एंड ये जो सवाल है इसमें बेसिक बात क्या है कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेट करना था, ठीक है ना। तो आपने वो क्वेश्चन करा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत आराम से आपने कहीं ना कहीं देखा तो होगा एटलीस्ट।
हर जगह वो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल में दिखाया। अब देखो यही उसका एक बड़ा वर्जन है, ठीक है, कि जिसमें थिंकिंग थोड़ी और ज़्यादा चलानी है कि किसको टी मानना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान लो कि तुम इस वाली साइड में सोचते, मान लो, ठीक है, तुम मान लो यहाँ पर सोचते कि हम ना ये जो 1 है ना, जैसे ये 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर टी 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसको टी मान लें। अगर तुम इसको टी मानोगे तो कैसे चलेगा, सोच के देखो, थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस फिर रिड्यूस नहीं होएंगी। समझ रहे हो, इक्वेशंस पता है कैसी हो जाएंगी, फिर सोच के देखो कैसी हो जाएंगी। आप मान लो कि आपने 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर को टी मान लिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इक्वेशंस रिड्यूस नहीं हुई, इक्वेशंस रिड्यूस हुई नहीं। समझ रहे हो बात, इक्वेशंस रिड्यूस हुई नहीं, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है उनका रिड्यूस होने का। क्यों? क्योंकि तुमने एक ही इक्वेशन में यहाँ पर क्या करा, इसको भी टी डाल दिया, 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 ठीक है, और इससे कोई वैलिड चीज़ नहीं निकलने वाली आपके पास। बस बेसिक बात ये है। तो इक्वेशंस रिड्यूस कैसे करनी है, किस चीज़ को टी मानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और तुम देखोगे कि तुम अगर इसको भी टी मानने की कोशिश करोगे या इसको टी मानने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा। सिर्फ जब तुम समझोगे कि डिफरेंट इक्वेशंस में जो चीज़ सेम है, एक इक्वेशन में सेम है और डिफरेंट इक्वेशंस के लिए चेंज हो रहा है, उसको लेना होता है टी। जैसे कि यहाँ पर 2 स्क्वायर इस इक्वेशन के लिए सेम है, 4 स्क्वायर इस दूसरी इक्वेशन के लिए सेम है, 6 स्क्वायर तीसरी के लिए सेम है, 8 स्क्वायर चौथी इक्वेशन के लिए सेम है, और यहाँ पर ये सब डिफरेंट इक्वेशंस के लिए चेंज हो रहे हैं, उनको हमें टी मानना है, ठीक है। तो ये एक इन जनरल बात होगी कि टी कैसे मानते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल था सबसे पहले, उसमें पता नहीं लग रहा था ये, है ना, वो एग्जाम्पल में तो सीधा था कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3, तो इसमें सीधा पता लग रहा है कि भाई अल्फ़ा को डाल दो, एक ही वेरिएबल है, एक ही चीज़ ऐसे चेंज हो रही है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली सिखा देता है कि किस चीज़ को टी मानना है, किसको मानना है, किससे इक्वेशंस रिड्यूस होंगी और हमारा आंसर निकलने की चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है बात। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा।